बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी में आज डिस्कस करेंगे बूलियन रिट्रीवल। और स्टार्ट ऑफ द जर्नी होती भी कीवर्ड रिट्रीवल से ही है। यानी सबसे आसान चीज क्या है कि आप वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं बगैर मीनिंग्स के, ठीक है ना, बगैर सिमेंटिक्स के, सिर्फ जो है डायरेक्ट वर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो ये आप कह लें कि स्टार्ट है एनएलपी का। टू अंडरस्टैंड द सिंपल ऑपरेशंस ऑफ एनएलपी, लेट्स स्टार्ट विद कीवर्ड बेस्ड प्रोसेसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। और ये जो कीवर्ड रिट्रीवल है ना, यानी कीवर्ड बेस्ड प्रोसेसिंग है, इसको हम जिस एप्लीकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फाइंडिंग मटेरियल, यूजुअली डॉक्यूमेंट्स। यानी टारगेट क्या है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का, आउटपुट क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ऑफ एन अनस्ट्रक्चर्ड नेचर। अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? तीन टाइप्स होती है जनाब। एक होती है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, एक एक नॉवेल का सफा है आपके पास, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाता है? डेटाबेस आ जाती है। स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? डेटाबेस। हर चीज रोज एंड कॉलम्स में डिफाइंड है। ये कहीं पे एम्प्लॉय का नेम है तो वहां पे नाम ही होगा, फोन नंबर है फोन नंबर, यानी एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड, हर डाटा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है आपके पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, जिसमें टैग्स आप अपनी मर्जी के अपने नाम के रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, वो अनस्ट्रक्चर्ड नेचर के हैं, यानी कि टेक्स्ट। दैट सेटिस्फाइज एन इंफॉर्मेशन नीड। उसकी सर्च का जवाब जो है वो आपको जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, जिसमें टर्म्स पाई जाती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में आउटपुट में मिल रहा है। और जाहिर बात है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या आपको दे रहा है फैसिलिटी के लार्ज कलेक्शन में से ढूंढ करके ला रहा है। अगर आपको ये खुद करना पड़े तो कितना मुश्किल हो। तो यूजुअली स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर पे लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से जो आपकी क्वेरी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सर्च करके ला के देगा। ये फील्ड जो है ये कहलाती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अच्छा, बुलियन रिट्रीवल क्या है? ठीक है। बुलियन रिट्रीवल, द बुलियन मॉडल इज आर्गुएबली द सिंपलेस्ट मॉडल टू बेस एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम ऑन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे सिंपल जो है वो बुलियन मॉडल के जरिए से है। बुलियन मॉडल क्या है कि हमारे पास जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से आपने कंबाइन की है। जैसे यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें सीजर भी आता हो ब्रूटस भी आता हो, तो आपने एंड लगा दिया। आप कह रहे हैं कि भाई सीजर या ब्रूटस में से कोई एक आता हो, बीच में और लगा दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेरीज को फॉर्म करते हैं। तो गूगल पे तो जाहिर बात है, जब आप एक क्वेरी सर्च बार में लिखते हैं तो सब एंड ही होती है ना। आप चाह रहे होते हैं कि भाई सारी टर्म्स आ रही हो, लेकिन वो क्या करता है कभी कभी कि कुछ भी आ रही हो तो वो भी दिखाता है, लेकिन वो आगे रैंकिंग उसकी कम हो जाती है। तो फर्स्ट रैंकिंग में तो वही आते हैं जिसमें सारी टर्म्स आ रही हो। द सर्च इंजन रिटर्न्स ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट सेटिस्फाई द बूलियन एक्सप्रेशन। तो जो सर्च इंजन होगा जो कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा कि वो तमाम वो डॉक्यूमेंट्स ला के देगा जो ये क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दोनों टर्म्स डॉक्यूमेंट में मौजूद है। तो जनाब ये है शेक्सपियर साहब, 1650 की बात है कि इन्होंने जो है जो भी नॉवेल लिखे हैं, जो प्लेस लिखे हैं, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए कि कितनी टर्म्स डिफरेंट इन्होंने यूज की हैं, तो वो है 32,000 टर्म। 32,000 वर्ड्स के साथ ये खेले हैं और इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामे क्रिएट किए हैं। और ये भी कहा है कि दुनिया एक स्टेज की मानिंद है और लोग आते हैं अपना किरदार प्ले करते हैं और चले जाते हैं। तो ये भी बड़ी मशहूर इनके हवाले से कहावत है। सपोज वी रिकॉर्ड फॉर ईच डॉक्यूमेंट हियर अ प्ले ऑफ शेक्सपियर। एक हमारे पास कॉर्पस है कि जो शेक्सपियर ने ड्रामे लिखे हैं उनका कलेक्शन है। वेदर इट कंटेन्स ईच वर्ड आउट ऑफ ऑल द वर्ड शेक्सपियर यूज्ड। ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या है कि शेक्सपियर ने जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल किए 32,000, वो एक साइड पर है। और जनाब दूसरी साइड पर हमारे पास है उनके नॉवेल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसका हमने नाम रखा है बाइनरी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्या मतलब? यानी कि इस तरह की वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये तमाम वो 32,000 टर्म्स हैं और ये उनके नॉवेल्स। तो अब एंथनी जो है ये किस किस नॉवेल में आ रहा है? एंथनी एंड क्लोपत्रा में आ रहा है, जूलियस सीजर में आ रहा है, मैकबेथ में आ रहा है। तो ये वहां पर ये वन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये टर्म इंसिडेंट है, इस नॉवेल के अंदर वकूफ पजीर हुई है, इस टर्म में ये जो टर्म है इस डॉक्यूमेंट या नॉवेल में इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे वन आ जाए। ठीक है। तो बाइनरी है ये, टर्म आई है तो वन, नहीं आई तो जीरो। टर्म डॉक्यूमेंट, टर्म और डॉक्यूमेंट का की मैट्रिक्स है ये। इंसिडेंस यानी कि देखती है कि टर्म इस डॉक्यूमेंट में अकर हुई है तो वहां पे वन है, नहीं अकर हुई तो वहां पे जीरो है। तो ये हमारे पास क्या है? बाइनरी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स। Entry is 1 if term occurs, entry is 0 if term doesn't occur. For example, Calpurnia occurs in Julius Caesar, Calpurnia Julius Caesar में आया है। Calpurnia doesn't occur in the Tempest, Tempest में Calpurnia नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है?
विच प्लेस ऑफ शेक्सपियर कंटेन द वर्ड्स ब्रूटस एंड सीजर बट नॉट कल्पर्निया। हाँ, अब अगर इस तरह की सिचुएशन है ना कि हमने कहा ब्रूटस और सीजर तो आता हो यार और कल्पर्निया ना आता हो, तो ऐसे मौके पे तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी फेल हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन लार्ज कलेक्शन के लिए वैसे भी बहुत स्लो है। दूसरे ये जो टूल है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का ग्रैप, ठीक है, ये लाइंस आपको निकाल के देगा। और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट दे देता है कि इस डॉक्यूमेंट में टर्म है। इसका आउटपुट भी डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, नॉट कल्पर्निया जो है इस नॉन ट्रिवियल यानी इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। ब्रूटस और सीजर को तो देख लिया लेकिन इसको आपने इग्नोर कर नहीं, वो ये टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारी फिर क्वेरी की जो नीड है उसको सेटिस्फाई तो नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रैप नहीं कर सकता इस तरह का काम। इस तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि वो नॉवेल सर्च करके लाओ जिसमें रोमन्स कंट्री मैन के करीब करीब ये वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, तो इस तरह की भी जो चीजें हैं वो ग्रैप से रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं। तो इंसिडेंस वेक्टर्स तो समझ गए ना आप। तो ये जो वेक्टर बना है हमारे पास, एरे बनी है, तो इसको कैसे प्रोसेस करेंगे? तो हम ये करेंगे कि ब्रूटस और सीजर में एंड है ना, तो हम वेक्टर लेंगे दोनों का और इसको एंड करेंगे। और इसके अलावा कल्पर्निया नहीं होना चाहिए, नॉट है ना, तो हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट द वेक्टर ऑफ कल्पर्निया। कल्पर्निया का वेक्टर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, और फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे। सही है। तो मिसाल के तौर पे आप देखें ब्रूटस और सीजर का वेक्टर हासिल करें। तो ये रहा ब्रूटस का वेक्टर 110 100, 110 100। सही है। अच्छा, सेकंड क्या है आपके पास? सीजर। सीजर है 110 111, 110 111। अब कल्पर्निया का देखें आप। कल्पर्निया है 0 1 और सारे जीरो। तो हम इसका मतलब है कल्पर्निया जो है वो जूलियस सीजर में आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें नोट करना है। ठीक है, कि कल्पर्निया जो है ना आता हो। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका नोट लेंगे ना, तो खाली वो वाला नॉवल रह जाएगा ये जूलियस सीजर, और बाकी सब वन आ जाएंगे। तो ये इसका नोट हो गया। अब हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 100 100। क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट नंबर 4 ये हमारी इस क्वेरी का टारगेट है। यानी ये वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जूलियस और सीजर, सॉरी ब्रूटस और सीजर दोनों आ रहे हैं, लेकिन कल्पर्निया नहीं आ रहा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो ये नॉवेल नंबर 1 सही है। ब्रूटस आ रहा है, सीजर आ रहा है, लेकिन कल्पर्निया नहीं आ रहा। ये देखें, बिल्कुल सही है ना ये। और यहाँ पर देखें तो ब्रूटस और सीजर तो आ रहा है लेकिन साथ में कल्पर्निया भी आ रहा है। ये तो गलत हो गया ना। हमें तो वो चाहिए जिसमें ब्रूटस सीजर आ रहा हो, कल्पर्निया ना आ रहा हो। तो आपने देखा था डॉक्यूमेंट ये जो था 2 वो नहीं था हमारे टारगेट में। ये था। सही है ना, इसमें ब्रूटस सीजर आ रहा है और कल्पर्निया नहीं आ रहा। अब इधर आ जाए तो इधर तो तीनों नहीं आ, मतलब ब्रूटस सीजर नहीं आ रहे। ठीक है, कल्पर्निया नहीं आ रहा लेकिन साथ में ये भी तो नहीं आ रहे ना। हमें तो वो चाहिए जिसमें ब्रूटस और सीजर तो आ रहे हो। अब यहाँ पर आप देखें ब्रूटस और सीजर आ रहे हैं, कल्पर्निया नहीं आ रहा, तो वेरी गुड, ये भी हमारा टारगेट है। ये देखें, इसमें ब्रूटस नहीं आ रहा, इसमें भी ब्रूटस नहीं आ रहा, तो ये दोनों जो है ये हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि एड लगा हुआ है ना। ब्रूटस भी आना चाहिए, सीजर भी आना चाहिए, कल्पर्निया नहीं आना चाहिए। या कल्पर्निया नहीं आ रहा, गुड। सीजर आ रहा है, गुड, लेकिन ब्रूटस नहीं आ रहा ना, तो एंड लगा हुआ है सिल में, तो ये सेटिस्फाई वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आगे चले तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट होगा ना वो इस तरह से आएगा कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया एंथनी एंड क्लोपत्रा और हैमलेट। ये है 1, डॉक्यूमेंट 1, और ये डॉक्यूमेंट नंबर 4। और वो इसमें आपने हाईलाइट कर दिया है कि जो जो जहां जहां प्रोटेस्ट और सीजर आ रहा है। अच्छा जनाब अली, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल में एक डिस्कशन है अबाउट द इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये जो हमने अभी बाइनरी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स देखी है, इसके हवाले से एक सवाल है। सपोज करें कि अगर मेरे पास 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है और हर डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास 1000 टर्म्स। अब यहाँ पर एक चीज है, स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है ना, ये है डिस्टिंक्ट टर्म्स। डिस्टिंक्ट टर्म्स का क्या मतलब है कि ये वो टर्म्स है, यूनिक टर्म्स, जो तमाम डॉक्यूमेंट से निकली हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि शेक्सपियर ने 32,000 टर्म्स यूज की हैं टोटल। तमाम नॉवेल्स में से इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल लें तो 32। तो ये आप समझें कि इस पूरे कलेक्शन में, इस 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, अलग अलग जो टर्म्स, जो यानी डुप्लीकेशन हटा के आपके पास 500 के टर्म्स हैं। ठीक है, 500,000 टर्म्स निकली हैं। सूरत हाल ये होगी कि हमारे पास एक साइड पर तो ये टर्म्स होंगी, अल्फा, बीटा वगैरह करके। ये हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, ये होंगी हमारे पास 500,000 टर्म्स। और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 3। अब डॉक्यूमेंट नंबर 1 में इनमें से जहां जहां पे टर्म आ रही होगी वहां पे 1 होगा, जहां पे नहीं आ रही होगी 0 होगा, इस तरह से सिलसिला होगा।
तो यहाँ इस साइड पे हमारे पास 500 के टर्म्स होंगे और इधर 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 500 के और इसको, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 इंटू 10 की पावर 9। कैसे? 1 मिलियन कितना होता है, 10 की पावर 6, और 1 के कितना होता है, 10 की पावर 3। तो अगर 500 को आप अलग रख लें और खाली के और एम को मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 500 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, समझ में आई? तो फाइव, ये हो गया 500, और मिलियन नहीं है, ये 10 की पावर 9 है, तो ये है बिलियन। और बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, गीगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 500 गीगा, यानी 500 इंटू 10 की पावर 9। मैक्सिमम हमारे पास इतने जो है ना जीरो और वंस हो सकते हैं। टोटल सेल जो होंगे ना हमारे पास, टोटल सेल वो होंगे 500 बिलियन। ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है, एक साइड पे 500,000 यानी 500 के टर्म्स है, और एक साइड पे 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 3 से चलते चलते डॉक्यूमेंट नंबर 10 की पावर 6। तो टोटल सेल आपके पास कितने बनेंगे, 1000 बिलियन कहलाता है, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, लेकिन ये 1000 बिलियन नहीं है, बल्कि 500 बिलियन है। तो 500 बिलियन का क्या मतलब हो गया, हाफ ट्रिलियन। हाफ ट्रिलियन हुआ ना, 1000 का हाफ हुआ 500, 500 बिलियन। अगर 1000 बिलियन होता तो 1 ट्रिलियन होता, अगर 500 है तो हाफ ट्रिलियन होगा। तो हाफ अ ट्रिलियन जीरोस एंड वंस मेरे पास होंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन बहुत अजीब बात है कि मेरे पास ये जो हाफ अ ट्रिलियन यानी 500 बिलियन जो मेरे पास सेल्स है ना, उनमें से खाली खाली 1 बिलियन वन हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रेंज नहीं है? खाली 1 बिलियन वंस हो सकते हैं। रीजन क्या है इसकी, आप बताएंगे? क्या रीजन है कि 500 बिलियन में से एट मोस्ट मैक्सिमम अगर आप वन देखें ना, तो वो होंगे खाली 1 बिलियन, यानी 499 बिलियन ऐसे ही गए हमारे पास जीरो, और सिर्फ 1 बिलियन वंस। उसकी वजह मेरे भाई ये है कि हर डॉक्यूमेंट में 1000 टर्म्स है ना, हर डॉक्यूमेंट में 1000 टर्म्स है। तो भले इस वाली लाइन में आपके पास यहाँ पे 500,000 टर्म्स है, लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर 1 में कितने वन हो सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट 1 में तो है ही 1000 टर्म्स। तो इस लाइन में इन 500,000 में से सिर्फ 1000 वो जगह होंगी जहां पे वन आया हुआ होगा। बाकी सारी जगह जो है ना वो जीरो 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 से फिल हुई हुई होगी। फिर इसका डॉक्यूमेंट नंबर 2 में 1000 आए हुए होंगे। तो इसका मतलब है हर रो में मैक्सिमम आपके पास 1001 होंगे, और बाकी जो है ना 499,000 जीरोस होंगे। तो आप कैसे गिन सकते हैं नंबर ऑफ वंस को? यहाँ पे साइड पे मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है ना, यानी 1 इंटू 10 की पावर 6। तो हर डॉक्यूमेंट में आपके पास 10 की पावर 3 यानी 1000 वंस होंगे, बाकी सारे जीरोस होंगे, यानी 1 इंटू 10 की पावर 9 यानी 1 बिलियन। 1 बिलियन, 1 बिलियन वन होंगे। आउट ऑफ हमारे पास पूरी मैट्रिक्स कितनी बड़ी है, 500 बिलियन की। पूरे मैट्रिक्स में कितने सेल है, 500 बिलियन, यानी हाफ ट्रिलियन। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही स्पार्स है, डेंस नहीं है। ज्यादा जीरोस हैं और कम वंस है। 1 बिलियन डिवाइडेड बाय 500 बिलियन, ये रेशियो है। आप सोचें कितने वंस है आपके पास और कितने जीरोस हैं आपके पास, 499। 499 अपॉन 500 डिवाइड करें तो आंसर आएगा 99.8% सेल्स में जीरो पड़ा हुआ है। 0.2% वन है, 0.2% वन। इन 0.2% वन को जो है ना स्टोर करने के लिए हमने ये पूरी मैट्रिक्स सजाई है, जिसमें जीरोस बहुत ज्यादा है। तो यही नुकसान है इसका जो है ना, इस मैट्रिक्स का। तो फिर बेहतर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी, तो होना ये चाहिए कि हमें तो सिर्फ वंस पोजीशन को स्टोर करना चाहिए। ये जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं इसमें तो ज्यादातर तो जीरोस ही हैं, तो हमें वंस को स्टोर करना चाहिए। तो बाकी ये मैंने यहाँ लिख दिया आपको। 10 की पावर 6 को मिलियन कहते हैं, 9 को बिलियन कहते हैं, 12 को ट्रिलियन कहते हैं। जो हम ओवरकम करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो हम इन्वर्टेड इंडेक्स। इन्वर्टेड इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म, जैसे ब्रूटस लिखी। अब ये ब्रूटस किन किन डॉक्यूमेंट्स में आ रही है हम वो स्टोर कर लेंगे। तो हमारी जान छूट जाएगी इस चीज से कि ब्रूटस किस में नहीं आ रहा, भाई उसे उसको स्टोर करो जिन जिन में ब्रूटस आ रहा है। तो हम वो स्टोर करेंगे जहां ब्रूटस आ रहा है, जहां पे सीजर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं पोस्टिंग लिस्ट। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें क्या करना है, इन्वर्टेड इंडेक्स बनाना है। इन्वर्टेड इंडेक्स बनाना है, मैट्रिक्स नहीं बनानी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितनी यूनिक टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म है, जैसे यहाँ पे कोई स्टॉप वर्ड्स का हम लोग कुछ नहीं करना है। हाँ, ये न्यू है, ये होम है, सेल्स है, टॉप है और फोरकास्ट है।
ठीक है। अच्छा, अब ये होम पहले आ चुका है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यूनिक टर्म्स निकालनी है। सेल्स भी पहले आ चुका है, राइस पहली दफा आ रहा है तो ये 6 हो गया, और इन भी पहली दफा आ रहा है 7, और जुलाई 8। इंक्रीज भी फर्स्ट टाइम आ रहा है 9। इन पहले आ चुका है, होम भी पहले आ चुका है, सेल्स भी पहले आ चुका है, इन भी पहले आ चुका है, जुलाई भी पहले आ चुका है। ठीक है, जुलाई पहले आ चुका है, न्यू भी आ चुका है, होम भी आ चुका है, सेल्स भी आ चुका है, और ये राइस भी आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यूनिक टर्म्स हुई 9। तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग बहुत आसान है, इसको अल्फाबेटिकली आप लोग कर ले, पहले सॉर्ट कर ले इसको। तो सबसे पहले आपके पास क्या वर्ड आएगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई तक तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एफ, एफ से हमारे पास शुरू हो रहा है फोरकास्ट, तो फोरकास्ट जो है ये हमारे पास सबसे पहले होगा, और फोरकास्ट सिर्फ हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 में आ रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जी से है कोई एच, एच से होम है तो होम आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास आई, इन, तो इन जो है वो 2 में आ रहा है और 3 में आ रहा है, तो सो ऑन, इस तरह से हम लोग जो है ना सारे वर्ड्स की बना लेंगे। इनके बाद इंक्रीज है हमारे पास, इस तरह से पोस्टिंग लिस्ट बन जाएगी, बहुत आसान। अच्छा, अब ये हमारे पास दिए हुए 4 डॉक्यूमेंट्स और इसमें ये वर्ड्स हैं, तो आप इसका बआसानी बना सकते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स। लेकिन ए पार्ट में क्या है कि पहले आपको बनाना है इसका टर्म डॉक्यूमेंट, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू, ये हो गई आपकी टर्म नंबर 1, फिर ड्रग हो गया, फिर फॉर हो गया, फिर शिजोफ्रेनिया हो गया, फिर न्यू भी नया वर्ड है आपके पास। ठीक है, फिर शिजोफ्रेनिया पहले आ चुका है, और ड्रग भी पहले आ चुका है, इस तरह न्यू भी पहले आ चुका है। अप्रोच, अप्रोच पहले नहीं आया तो ये हो जाएगा 6। फॉर पहले आ चुका है, ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये हो जाएगा 7, और ऑफ जो है ये हो जाएगा 8, और जनाब ये पहले आ चुका है शिजोफ्रेनिया, न्यू भी आ चुका है, होप्स अभी ये पहली दफा आ रहा है 9, 4 आ चुका है, शिजोफ्रेनिया आ चुका है, पेशेंट्स अभी नया है 10। तो ये 10 टर्म्स हो गई आपके पास, इसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो इस तरह से, अप्रोच, ब्रेक थ्रू, ड्रग, फॉर, होप्स, न्यू, ऑफ, पेशेंट, शिजोफ्रेनिया एंड ट्रीटमेंट, और फिर आप लिख लो किस डॉक्यूमेंट में ये टर्म आ रही। तो इन्वर्टेड इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। जहाँ पे 0 है वो टर्म नहीं आ रही, जहाँ पे 1 है वो टर्म आ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नजरिया हो गया। ठीक है, और ये जो हम दूसरा वाला बनाएंगे, दूसरा जो हमारे पास नजरिया है वो ये है कि हमारे पास एक साइड पे टर्म है, जैसे हमने लिखा है अप्रोच, और यहाँ पे हमने पोस्टिंग क्रिएट कर ली कि अप्रोच जो है वो डॉक्यूमेंट नंबर 3 में आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टर्म के अगेंस्ट में लिखा कि किस डॉक्यूमेंट में ये आ रही है, तो ये हो गया इन्वर्टेड इंडेक्स। पहले क्या था, डॉक्यूमेंट के नजरिए से हम देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी टर्म्स आ रही है। अब क्या है, टर्म के हवाले से हमने मेंटेन किया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो है डॉक्यूमेंट नंबर 3 में आ रही है। जैसे ड्रग है, ये किस में आ रही है जनाब, डॉक्यूमेंट नंबर 1 में आ रही है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आ रही है। तो ये इंडेक्स का जो तरीकाकार ये उलट गया। जो पहला तरीकाकार था वो था कि टर्म्स एक साइड पे सारी खड़ी हुई हैं, और डॉक्यूमेंट में जाकर हम देख रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम टर्म्स को लेके उससे पूछ रहे हैं कि बताओ कि तुम किस किन डॉक्यूमेंट्स में आ रही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड इंडेक्स, इसलिए इसको कहते हैं कि इंडेक्सिंग का मयार हमारा बदल गया। और ये तो हमारे न्यूमेरिकल हो गया, हमने मैट्रिक्स भी बना ली, इस तरह बी पार्ट में मैंने आपको बता दिया किस तरह इसका इन्वर्टेड इंडेक्स बनेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या करना है, शिजोफ्रेनिया और ड्रग, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमको लेने हैं जो जिनमें ये दोनों टर्म्स आ रही हूँ। तो आइए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वेक्टर ले लेंगे। तो शिजोफ्रेनिया का वेक्टर है 1111, और ड्रग का है 1100। ठीक है, तो ए पार्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1111, और इसको हम एंड करेंगे, ये एंड का सिंबल जैसे लगा लिया हमने 1100 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1100। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट नंबर 2 ये मिसदाक है इस क्वेरी का। ये पहली वाली क्वेरी सेटिस्फाई हो रही है डॉक्यूमेंट 1 में और डॉक्यूमेंट 2 में। और आप देख लें, ड्रग जो है डॉक्यूमेंट 1 में भी आ रहा है, शिजोफ्रेनिया भी उसमें आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, ड्रग नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट 4 में भी नहीं आ रहा, भले शिजोफ्रेनिया आ रहा है लेकिन ये दोनों टर्म्स आनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 इसका मिसदाक हुआ है। अच्छा, अब फॉर एंड नॉट ड्रग और अप्रोच। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फॉर आना चाहिए और साथ में ड्रग या अप्रोच, इनमें जो है ना
ये नहीं आना चाहिए, ड्रग और अप्रोच। फॉर आए लेकिन ड्रग या अप्रोच ये वर्ड्स ना आ रहे हो। तो अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी, बी को कैसे करेंगे? हम ड्रग का वेक्टर हासिल करते हैं जो अभी हमने ऊपर लिया था 1100, और अप्रोच का हमारे पास जो है वो है 0010, लेकिन इनके दरमियान है और, इसके दरमियान है और 0010, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0010। जब इसको कंबाइन करेंगे यानी और करेंगे तो ये 1110 आ जाएगा। तो ड्रग और अप्रोच जो वर्ड्स हैं वो किन डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं? 1 2 3 में, इनमें से कोई एक वर्ड आ रहा है इसमें। अब इसका नॉट कर दें आप, इसका नॉट कर देंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा नॉट ऑफ दिस, नॉट ऑफ 1110, आपके पास आ जाएगा 0001, ठीक है। तो ये तो आपने राइट वाला सॉल्व कर लिया। अब इसको एंड करना है फॉर के साथ। तो फॉर का जो वेक्टर है, ये था हमारे पास ड्रग, और ये था अप्रोच का वेक्टर, और ये है हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया था ना, वो है ड्रग और अप्रोच का। अब हम फॉर का हासिल करते हैं वेक्टर। तो फॉर जो है वो आ रहा है 1011, 1011, इसको आपको एंड करना है, ये जो रिजल्ट आया है 0001 के साथ, तो फिर आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा 0001, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट नंबर 4 वो डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉर आ रहा है और ड्रग और अप्रोच दोनों वर्ड्स में से कोई वर्ड नहीं आ रहा। ये देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 को आप देखें, ये रहा आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर 4, इसके अंदर आ रहा है फॉर, ठीक है। और ना इसके अंदर क्या है? ड्रग और अप्रोच, ठीक है। अप्रोच भी नहीं आ रहा, गुड, और ड्रग भी नहीं आ रहा, सही है। तो ये फॉर आ रहा है, ये दोनों वर्ड्स नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर 3 में देखें तो वहां पे अप्रोच आ रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखें तो उसमें ड्रग आ रहा है, तो 1 में भी ड्रग आ रहा है। तो ड्रग भी नहीं आना चाहिए, अप्रोच भी नहीं आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। तो ये हम हमें अच्छा होता क्या है, अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम थोड़ा सा याद हो, तो ये जो नॉट है ना, ये नॉट ये अंदर जाके क्या कर देगा? फॉर एंड, और ये जो नॉट अंदर जाएगा ना, ये क्या कर देगा? इसको नॉट ऑफ ड्रग एंड, और एंड में चेंज हो जाएगा जब नॉट अप्लाई होगा ना। तो ये जो और है ना, ये एंड में चेंज हो जाएगा, नॉट अप्रोच। ये बनेगी असल में क्वेरी, सही है। यानी फॉर आ रहा हो, ड्रग नहीं आ रहा हो, और अप्रोच भी ना आ रहा हो, ये हमें चाहिए। तो हमने इसको ओपन करके देख लिया डी मॉर्गन्स थ्योरम से। वैसे अगर आप चाहे तो सिंपली जैसे मैंने किया, ड्रग और अप्रोच का और ले लें, फिर उसका जो आंसर आए उसको नोट कर दें, और फॉर वाले वेक्टर के साथ उसको एंड कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।